Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to another class 515 Crowd Management and Stressful Environment. So yesterday we have a brief overview of our course, its learning objectives, learning outcomes, its course outline, lesson plan. So today it is first formal class of theory. So our today's topic is stress and its various concepts. Once we have established our base regarding what is stress and what are related terminology that will be used throughout this course, we will be able to better learn the rest of the subject matter. So yesterday I gave you people an overview of various terminology or words that we came across while reviewing our document, online readings document. So for those who are not present yesterday, so is there anyone out here who can just summarize what we talked in yesterday's lecture? Can anybody help me? Anyone who can summarize our yesterday's discussion? जी, कोई है स्टूडेंट जो कल हमारी बातें थी उनको 1 या 2 मिनट में समराइज करे? जी सर, कल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था क्रॉप मैनेजमेंट अंडर स्ट्रेस कंडीशन। हमने स्ट्रेस पढ़ा था, स्ट्रेस क्या होती है। फिर हमने क्रॉप के बारे में पढ़ा था, कम्युनिटी रिस्पांस ऑफ प्लांट। उसके बाद हमने डिफरेंट क्रॉप्स की टाइप्स पढ़ी थी, जैसे इंडस्ट्रियल क्रॉप्स हैं। फिर हमने मैनेजमेंट कैसे करनी है, मैनेजमेंट हमने क्यों करनी है। मैनेजमेंट हमने करनी है कि हम आउटपुट को मैक्सिमाइज कर सके। उसके बाद स्ट्रेस की टाइप्स थी, उसमें डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स थी, ग्रोथ फैक्टर थे, टेम्परेचर थे, बायोलॉजिकल स्ट्रेस थी उसमें, और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस थी उसमें। टेम्परेचर आ जाएगा, सलिनिटी आ जाएगी, और लिविंग फैक्टर और नॉन लिविंग फैक्टर भी आ सकते हैं, बायोफिजिकल फैक्टर। उसके बाद लाइट फैक्टर भी आ सकते हैं उसमें सर। वाटर ड्राफ्ट भी आ सकता है, वाटर लॉगिंग भी हो सकती है, वाटर की एक्सेस भी हो सकती है। लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पढ़ा था हमने सर। उसके बाद हमने थोड़ा सा सेल थ्योरी का भी डिस्कस किया था। उसके बाद स्ट्रेस के इंडिकेटर पढ़े थे उसमें सर। क्रैकिंग भी हो सकती है सॉइल की, सॉइल की मोर्फोलॉजी भी वो इफेक्ट कर सकती है। उसके बाद कुछ हमने सकिंग इंसेक्ट्स के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जब वो किसी प्लांट को इफेक्ट करते हैं बायोलॉजिकली तो वो ब्लैकिश कलर लीव्स पे शो करते हैं। थैंक यू, एक्सीलेंट। शाबाश बेटे। अटेंडेंस पासवर्ड क्लास हो जाए उसके बाद आपको जब रह जाएंगे 10 के मिनट में आपको पासवर्ड जो है होगा। फिलहाल जो है आप मेरे साथ रहेंगे। तो व्हाइट बोर्ड की बजाय जो है वो पावर पॉइंट जो है उसको यूज करेंगे। उसी पे मैं टाइपिंग जो है वो साथ के साथ जो है वो करता जाऊंगा। तो सबसे पहली जो चीज़ है, मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है आप लोगों को? अगर विजिबिलिटी का इशू हो तो आप मुझे रोक दीजिएगा। एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं, एनवायरनमेंट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ ऑल फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स that affect an organism or individual during its life cycle. So it means it is a component of biotech. Biotech means living entities जो है, living organisms जो है, ठीक है। और एबायोटिक फैक्टर्स जो इन्वायरमेंटल और एडाफिक जो है वो सारे रिलेटेड जो है मोस्टली वो होंगे। तो ऑल सराउंडिंग्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉन्स्टिट्यूट इट्स इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट जो है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि इन्वायरमेंट जो है ये कंडीशंस जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट की उनको अफेक्ट करता है, उनको मॉड्यूलेट करता है। यानी कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट की कंडीशंस है, ग्रोथ से मुराद इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज, वेट और वॉल्यूम, ठीक है, जिसकी बैकग्राउंड पे मैंने कल आपको कहा था प्रोसेस कौन सा है, सेल डिवीजन।
ठीक है। और डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की जब हम बात करेंगे तो डेवलपमेंट का मतलब है कि प्रोग्रेशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एज अ कंसीक्वेंस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, कि जो टाइम स्केल पे चीज़ों की जो बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, यानी कि आज सीड है, कल सीडलिंग है, सीडलिंग से फिर टिलरिंग है, सो ऑन, जो एक स्टेज से दूसरी ग्रोथ स्टेज में प्रोग्रेशन है, दैट इज डेवलपमेंट। इन्वायरमेंट की एक दूसरी खूबी क्या है कि ये जो डैमेज और डेंजर है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हर इन्वायरमेंटल कंपोनेंट इफ इट इज एक्सीडिंग इट्स थ्रेशोल्ड और इट इज बिलो दैट थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड से मुराद है कि खास मयार जो है, ठीक है, एक खास पैमाना या एक ऑप्टिमल लिमिट जो है, जब उससे चीजें डेविएट करेंगी, वहां से हट जाएंगी कम या ज्यादा, तो इट विल रिप्रेजेंट डैमेज और डेंजर। बहुत ज्यादा, जब ज्यादा तेज धूप पड़े, गर्मी ज्यादा हो, तो आपने अक्सर खबरें सुनी होंगी कि जंगलात में आग लग जाती है, फॉरेस्ट फायर हो जाती है, बाकी सारे इंसिडेंट्स में। लाइकवाइज जब ड्राउट आता है तो वो सारे जो एस्पेक्ट हैं वो। अच्छा, एक इसमें एक सिमिलर हमारे इसमें एक टर्मिनोलॉजी आएगी, वो है नाइट। ये क्या चीज होती है, इसका कोई आइडिया है? इकोलॉजिकल नीड्स भी कहते हैं इसको, है आइडिया? कि किसी पार्टिकुलर स्पीशीज का, ठीक है, उसका फंक्शन क्या है, उसका पोजीशन क्या है, स्पीशीज विद इन इकोलॉजिकल कम्युनिटी। कोई चीजें होंगी जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होंगी, कई ऐसी हैं जो हो सकता है कंज्यूमर हो, सेकेंडरी कंज्यूमर हो, कई स्क्वेंजर्स होते हैं। तो उनका जो इकोसिस्टम है, उसके जो वेरियस साइकिल्स हैं, उनमें जो उनका पार्टिकुलर रोल जो वो प्ले करते हैं, वो उसकी इकोलॉजिकल निच जो है वो कहलाएगी। ठीक है, तो अब स्ट्रेस जो है किसी भी स्पीशीज के जो फंक्शन है और पोजीशन है, यानी कि उसकी जो निच है इकोलॉजिकल, उसको आल्टर कर सकता है। आइदर कि वो स्पीशीज अगर ससेप्टेबल है तो हो सकता है कि वो जो है वहां से उसका सर्वाइवल ना हो और वो वहां से एक्सटिंक्ट हो जाए, या कोई ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो कि वहां पे गैप पैदा और वहां पे न्यू स्पीशीज जो है वो इंट्रोड्यूस हो। तो इकोसिस्टम जो है वो आरकेएफ, उसकी जो कम्युनिटी स्ट्रक्चर है प्लस उसकी जो कंपोजिशन है, वो ड्यू टू स्ट्रेस चेंज हो सकती है। अब हम आते हैं जी अपनी दूसरी टर्मिनोलॉजी की तरफ, जिसका हम कहते हैं स्ट्रेस। ठीक है, इसको हम कंसेप्ट्स का नाम देते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं ऐसे, ताकि आप इसको हम रेड में होल्ड करते जाते हैं। ठीक है, ये अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि सब ऑप्टिमल लेवल ऑफ एनी ग्रोथ फैक्टर और एनवायरमेंटल वेरिएबल। ठीक है, अब वो सब ऑप्टिमल लेवल ऑफ एनी ग्रोथ फैक्टर एनवायरमेंटल वेरिएबल किस तरह नुकसानदेह है तो सब ऑप्टिमल, लेकिन वो हार्मफुल कैसे होगा, उसका नुकसान क्या होगा, किन कंडीशंस में वो स्ट्रेस क्वालिफाई करेगा। फाल दो के हमने कह दिया कि वो जो ऑप्टिमल रेंज होगी या इकोलॉजिकल ऑप्टिमा है उससे डेविएशन है, आइदर अबव और बिलो। सब ऑप्टिमल लेवल ऑफ एनी ग्रोथ फैक्टर एनवायरमेंटल वेरिएबल कब स्ट्रेस होगा, दैट reduces growth and development। कैसे? बाय एडवर्सली, एडवर्सली का मतलब क्या होगा, नेगेटिवली affecting normal plant metabolism। अब स्ट्रेस के बारे में हमारा ये कंसेंसस हो गया कि ये क्या चीज होगी, ये किसी पार्टिकुलर ग्रोथ रिसोर्स का या एनवायरमेंटल वेरिएबल का सब ऑप्टिमल लेवल होगा। वो हार्मफुल होगा कैसे, कि ये रिड्यूस करेगा किस चीज को, प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को। किस तरह कि जो नॉर्मल प्लांट के मेटाबॉलिज्म है या जो उसकी फंक्शनैलिटी है, ठीक है, जो उसके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, वो न्यूट्रिएंट अपटेक से,
ठीक है, उनके सिमुलेशन से, ट्रांसपरेशन रेट से, फोटोसिंथेसिस से, ठीक है, रेस्पिरेशन, तो उस हर चीज़ों पे मुश्तमिल जो है वो होंगे। तो उनमें से किसी एक में भी अगर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, अच्छा, अब अगर फोटोसिंथेसिस सिर्फ मुतासर हो, ठीक है, तो क्या रेस्पिरेशन भी होगी? नो सर, फोटोसिंथेसिस तो में तो लाइट इन्वॉल्व होती है सर। नहीं, अगर प्लांट की फोटोसिंथेसिस मुतासर हो तो क्या उसकी रेस्पिरेशन पे भी कोई असर पड़ेगा? मैं कहता हूँ पड़ेगा। नो सर। बेटे, जो आपकी रेस्पिरेशन का सबस्ट्रेट है पड़ेगा सर। वो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी कार्बोहाइड्रेट की। वो कार्बोहाइड्रेट का बिल्डिंग ब्लॉक्स कहाँ पे बनते हैं? वो तो फोटोसिंथेसिस से बनेंगे। इसका मतलब है कि जो कैटाबॉलिज्म के लिए चीज दरकार है, जो सबस्ट्रेट है, वही कम कम मिकदार में मैसर होगा। तो फैक्टर जो है, ये जो प्रोसेस है, वो एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे। अगर फोटोसिंथेसिस कम है तो इसका मतलब है कि जो आपको ब्रेकडाउन के लिए ग्लूकोज है वो भी कम मिकदार में मैसर आएगा। ठीक है, तो चीजें जो है वो इंटरलेट जो है वो आपस में करेंगी। लाइकवाइज अगर आपका फोटोसिंथेसिस का रेट कम है, आपके पास कम ड्राई मैटर प्लांट का जो ग्रोथ है, वेट जो है उसका वो कम होगा, और अल्टीमेटली उसकी जो पार्टीशनिंग है या उसकी जो मूवमेंट है टुवर्ड्स इकोनॉमिक पार्ट्स, जिनको आप सीड कहते हैं, ग्रेन सिंक्स जो है, उनमें वो भी अफेक्ट जो है वो होगी। अच्छा, अब स्ट्रेस के बारे में किसी का कोई ऐसा पॉइंट जो इसको ना समझ आई हो? ये सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत जनरल। यहाँ तक ये जो तीन चीजें जिनकी हमने बात की है, इन्वायरमेंट क्या है, इकोलॉजिकल निच क्या है, और स्ट्रेस क्या चीज है। अगली जो चीज होगी इसमें, दैट इज स्ट्रेन। ठीक है, अच्छा, जब आपने टिलेज पढ़ी थी तो टिलेज के साथ एक वर्ड था टिल्थ। टिल्थ क्या होती थी? कि फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल आफ्टर टिलेज, के टिलेज के नतीजे में प्लांट की तो उसकी सॉइल की जो सूरत हाल है वो। तो ये सिंपल उसी लाइन पे ये कंसेप्ट है कि कंडीशन ऑफ प्लांट आफ्टर एक्सपोजर टू स्ट्रेस, ये वही चीज है। तो इसको हम लिख देते हैं इसकी डेफिनेशन पे, द रिडक्शन इन प्लांट ग्रोथ एंड फंक्शन। क्या है ये? द रिडक्शन इन प्लांट ग्रोथ एंड फंक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम स्ट्रेस। ये स्ट्रेन हो जाएगा। स्ट्रेस किसी भी इन्वायरमेंटल वेरिएबल का ग्रोथ फैक्टर का सब ऑप्टिमल लेवल हो गया, उसके आउटकम के तौर पे जो प्लांट के किसी पैरामीटर में, ग्रोथ रिलेटेड प्रोसेस में, उसके फंक्शनैलिटी में कोई चीज चेंज हो रही है, कमी बेशी जो भी हो रही है, वो स्ट्रेन जो है वो कहलाएगा। अब स्ट्रेन जो है, ठीक है, बजाते खुद दो तरह के स्ट्रेन जो हैं वो आएंगे। ठीक है, एक को हम इलास्टिक स्ट्रेन कहते हैं और एक को प्लास्टिक स्ट्रेन जो है, उनका नाम जो है वो दिया जो है जाएगा। अच्छा, आपके जहन में क्या डिफरेंस है कि इलास्टिक, इनमें क्या डिफरेंस होगा अंदाजा? सर इलास्टिक तो जिसमें चेंजिंग हो सके सर, वो तो इलास्टिक इलास्टिक वो स्ट्रेन होगा, होगी। इलास्टिक स्ट्रेन वो होगा ऐसी रिडक्शन ग्रोथ और फंक्शन में जो रिवर्स हो सके, यानी कि रिवर्सिबल हो। वंस के स्ट्रेस कंडीशन रिमूव हो गई या हमने प्लांट को कोई सपोर्ट दी, ठीक है, तो रिवर्सिबिलिटी का जो चक्कर है वो यहाँ पे इसमें रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके आगे जो चीजें हैं, एक टर्म हमने देखी थी, स्ट्रेस टॉलरेंस वर्सेस, इन दोनों का क्या आइडिया आपके जहन में? टॉलरेंस और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस हो सकता है? सर सर टॉलरेंस वो डिजीज के खिलाफ, वो यानी जो अगर डिजीज आ भी जाए तो वो प्रोडक्टिविटी उसकी कम होती है, लेकिन दूसरे प्लांट्स के मुताबिक निस्बत ना बहुत कम होती है। रेजिस्टेंस में वो अटैक ही नहीं होता डिजीज का। ठीक,
यानी कि टॉलरेंस को हम कह सकते हैं कि एबिलिटी टू मेंटेन नॉर्मल ग्रोथ एंड प्रोड्यूस वायबल सीड अंडर स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, उसको आए तो उसको फिर वो टॉलरेट करे। अच्छा, रेजिस्टेंस का क्या कंसेप्ट है? सर रेजिस्टेंस एबिलिटी ऑफ प्लांट टू अगेंस्ट डिजीज। सिर्फ डिजीज के लिए नहीं होगी, आप जब हम स्ट्रेस की बात करेंगे इसमें वो सारी चीजें ही आ जाएंगी। डिजीज पार्टिक में फॉल कर देगी, लेकिन ए पार्टिक को भी आप निगलेक्ट नहीं करेंगे। अडॉप्ट कर लेगा कि कोई भी अगर स्ट्रेस आती है तो उसकी ग्रोथ फैक्टर पे या डेवलपमेंट फैक्टर पे उसका कोई असर नहीं होगा, ये रेजिस्टेंस कहलाएगी। और कोई बंदा, कोई एनी अदर स्टूडेंट? एनी अदर स्टूडेंट? अच्छा, एक चीज सबसे पहले क्लियर करते हैं कि क्या ये वन एंड द सेम थिंग है, इन दोनों में कोई डिफरेंस है? इस पे कितने लोगों का इत्तेफाक है? सर डिफरेंट है। अच्छा, डिफरेंट है। अब वो जो डिफरेंसेस हैं उनको चाक आउट करते हैं कि वो डिफरेंसेस कहाँ पे हैं। जी। सर टॉलरेंस में ये है कि एबिलिटी है सर कि वो ना एक हद तक उसको बर्दाश्त है, और रेजिस्टेंस में ये है कि वो उसको अपोज करता रहेगा, मतलब इफेक्ट नहीं आएगा। जरा सा भी टॉलरेंस में आ सकता है थोड़ा सा। रेजिस्टेंस जो है ना, ये बेसिकली बड़ी एब्सोल्यूट टर्म है ये वाली। एब्सोल्यूट का मतलब है कि रिलेटिव नहीं है, ठीक है, एब्सोल्यूट टर्म है ये एक ऐसी कंडीशंस होगी जिसमें प्लांट कंप्लीटली इम्यूनाइज कर ले इटसेल्फ टू अ पार्टिकुलर स्ट्रेस, ठीक है। तो रूटीन में जो हम चीजें देखते हैं वो टॉलरेंस जो है वो वर्ड हमारे साथ रहेगा इस कोर्स में, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल ट्रेट। एज का कॉम्प्लेक्स का मुराद है कि इसमें मल्टीपल जो जीन्स हैं उनका कंसल्टेड एक्शन जो है वो बात का होगा, ठीक है। तो पॉलीजेनिक इंडेक्स कह लो या पॉलीजेनिक ये ट्रेट जो है ये कहलाएगी। सिंपल वर्ड में टॉलरेंस क्या है कि अगर कोई चीज आ जाए तो पौधा उसको बर्दाश्त करे, ठीक है। और रेजिस्टेंस है कि उसको आने से रोके, आने ही ना दे, ठीक है। तो बाकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन वगैरह हर चीज़ आपके साथ रहेंगी, लेकिन एक बेस लाइन जो है वो आप, लेकिन इसमें आप मजीद जो है इसको एक्सप्लोर जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। टॉलरेंस जो है वो रिलेटिव टर्म है, रेजिस्टेंस जो है दैट इज बेसिकली एन एब्सोल्यूट टर्म, ठीक है। टॉलरेंस है कि स्ट्रेस आया है तो प्लांट ने सेवरल जो प्रोसेसेस हैं या उनको अप्लाई किया, और उसके साथ ये है कि ग्रोथ में जो रिडक्शन है, ठीक है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है उसको रिड्यूस किया, ठीक है। तो अगली जो चीज़ है इसमें हार्डनिंग। ये क्या चीज़ होगी? हार्डन, किस चीज़ को हार्डनिंग जो है, वाजवा सीडलिंग वगैरह जो है, नर्सरी है, उसको भी हार्डन करते हैं बिफोर प्लांटिंग टू मेन फील्ड। हार्डनिंग का क्या कंसेप्ट होगा? सर शक्ति आ जाना किसी सेल में या ट्रेजेडी हो यानी जाए। कि आप कह लो कि एक्सपोजर, प्री एक्सपोजर टू स्ट्रेस, ठीक है। तो उसके नतीजे में जो ग्रेजुअल अडाप्टेशन जो है वो आएंगी, वो ग्रेजुअल अडाप्टेशन टू स्ट्रेस व्हेन प्लांट इज प्री एक्सपोज, कि आप थोड़ा सा माइल्ड कोई NaCl वगैरह के सोल्यूशन में किसी बीज को एक्सपोज करें तो फिर वो बेहतर परफॉर्म करता है स्लाइन कंडीशन में, उसमें थोड़ी सी हार्डनिंग जो है वो आ जाती है, ठीक है। इसको आप अदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, कि डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस टॉलरेंस है जो स्टिमुलेट होती है बाय प्री एक्सपोजर टू स्ट्रेस। अच्छा, एक चीज है हार्डनिंग, और दो और मिलती जुलती टर्म्स हैं, एक्लिमेशन एंड एडाप्टेशन। अब इनमें ये कितने लोगों ने सुनी हुई है एक्लिमेशन? ये क्या चीज है? एक्लिमेशन का वर्ड सुना है? एक्लिमेटाइज का
प्रीवियसली कितने Yes, लोगों sir. ने, हाँ वो क्या चीज होती है एक्लिमेशन या एक्लिमेटाइजेशन, क्या चीज है? जी सर एक्लिमेशन मींस अडेप्शन में आ जाएगा ये भी, यानी कि एक मींस के आदत हो जाना किसी चीज की। सर किसी न्यू एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करना अपने आप को सर, एक्लिमेशन है। ठीक है। अच्छा जो बेसिक डिफरेंस होगा ना दोनों में, एक्लिमेशन जो है दैट इज नॉन हेरिटेबल, जो फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस हैं मेड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एन इंडिविजुअल, और ये नॉन हेरिटेबल होती है, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि ये नॉन हेरिटेबल फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस मेड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि उसको कोई बस इफेक्ट या कोई चीज से सामना हुआ तो उसने वहाँ पे जो अपने आप को इम्प्लीमेंटाइज करने के लिए जो अपने फंक्शंस में चेंजेस लाया। अडॉप्टेशन ऑन द अदर हैंड जो है ये, दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज समथिंग मोर कॉम्प्लेक्स। अडॉप्टेशन जो है, अडॉप्टेशन में आप बेसिक फिलॉसफी क्या है उसका उल्ट हो जाएगा, ये वो नॉन हेरिटेबल थी एक्लिमेशन, अडॉप्टेशन जो है आपकी ये जेनेटिकली आप कह लो कि डिटरमाइंड जो है वो रेजिस्टेंस होगी ओवर जनरेशन, और इसमें जो मेन प्रोसेस जो कार फर्म है वो है सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे आपका आएगा कि जेनेटिकली डिटरमाइंड रेजिस्टेंस एक्वायर्ड ओवर जनरेशंस, नस्लों पे मुहित है ये, ठीक है, बाय सिलेक्शन, और एवोल्यूशनरी चेंजेस जो इर्तिकाई चेंजेस हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, जिसके नतीजे में कोई प्लांट, कोई ऑर्गेनिज्म, कोई इंडिविजुअल कैपेबल हो जाएगा कि वो सर्टन जो नाइक्स हैं, नीड्स हैं इकोलॉजिकल, उनको जो है वो एक्सप्लोर कर सके। एक्लिमेशन को मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूँ अगर किसी बंदे ने नहीं लिखा, नॉन हेरिटेबल फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस, गैर वरासती, ठीक है, नॉन हेरिटेबल फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस मेड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। On the other hand, adaptation is genetically determined resistance acquired over generations, जो generations पे मुहित है। Acclimation पौधा अपनी जात के लिए कर रहा था, जो adaptation है वो अपनी आल औलाद के लिए, अपनी आने वाले नस्लों के लिए कर रहा है, ठीक है। Genetically determined resistance acquired over generations via selection, natural selection का प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। और अडाप्टेशन में एक अहम चीज जो आएगी वो क्या है कि जो एग्जिस्टिंग जीन्स हैं, जीन जीन का कंसेप्ट है आपके पास, जीन्स बच्चों आपने कोर्स नहीं पढ़े बेसिक? Yes, sir. Genes are heritable unit. हाँ बिल्कुल ठीक, जिस तरह हमने कहा था ना कि सेल बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चर और फंक्शन का, लाइकवाइज जीन जो है ये बेसिक आपका जो हेरिडिटी है उसका जो आप कह लो कि बुनियादी जो यूनिट है या एलिमेंट है वो जीन जो है होंगे, ठीक है। तो अडाप्टेशन जो है इट इन्वॉल्व्स मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग जीन्स, के जो एग्जिस्टिंग जीन्स ऑलरेडी हैं उनमें चेंजेस, या फिर गेन और लॉस के कुछ नए जीन्स जो है उनको उनका हसूल, या जो एग्जिस्टिंग है उनका लॉस जो है वो वहाँ पे रहेगा, कि मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग जीन्स। अच्छा अब आपका ये सारी बहस में से अब आप सोचोगे कि इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैं अब आपको बताने लगा हूँ कि अगर आपको ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक आती है, लेट्स सपोज ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट क्या है, हेरिटेबल physiological modifications made by an individual during its lifetime are acclimation। मैं दोबारा बोलने लगा, heritable physiological modifications made by an individual during its lifetime, that is acclimation, this will be a false statement क्योंकि वो non heritable होगी, ठीक है जी, ठीक है। acclimation involves modification of genes or gain or loss of genes। नहीं ऑफिस ऑफिस आ जाओ, ठीक है। ट्रू फॉल्स में अगर मैं आपको स्टेटमेंट देता हूँ, एक्लिमेशन इन्वॉल्व्स मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग जीन्स और गेन और लॉस ऑफ न्यू जीन्स, तो वो आपकी अगेन फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो होगी। तो स्टेटमेंट जो है जब आपका कंसेप्ट बन जाएगा, ठीक है, हार्डनिंग इज इंक्रीज्ड ससेप्टिबिलिटी टू स्ट्रेस ड्यू टू प्री एक्सपोजर,
ये ट्रू स्टेटमेंट होगी, फॉल्स होगी? बच्चों ट्रू सर जी, ट्रू। बेटे फॉल्स होगी, मैंने ससेप्टिबिलिटी का लफ्ज इस्तेमाल किया है। हार्डनिंग का मतलब है इंक्रीज टॉलरेंस, के प्लांट जो है उसको अक्यूट आप कह लो कि उसके एक्सपोजर जो है प्रीवियसली स्ट्रेस को आप एक्सपोज करें, ठीक है। तो उसमें जो आप कह लो कि ढीठपन नहीं आ जाता बार बार किसी बंदे को एक ही बात करें, तो उसमें तो जस्ट लाइक सेम फिलॉसफी यहाँ पे इम्प्लीमेंट जो है होगी। तो अपने कंसेप्ट आपने क्लियर करने हैं, आपके ट्रू फॉल्स वगैरह जो है फिर वो सही रहेंगे। मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूँ, एक्लिमेशन इज नॉन हेरिटेबल फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस, अडॉप्टेशंस ऑन द अदर हैंड रेफर टू genetically determined resistance that is acquired over generations via selection। ठीक, तो ये अब तक की जो हमारी गुफ्तगू है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है एबायोटिक, बायोटिक। बायोटिक मीन लिविंग, एबायोटिक नॉन लिविंग। इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स, और उसके बाद जो है आपके इडाफिक, इडाफिक से मुराद वो हैं जो जो स्ट्रेस रिलेटेड है, उसके साइल के रिलेटेड है, ठीक है जी। तो इन्वायरमेंट की सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताई थी कि ये किसी भी प्लांट या किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी एनिमल, ह्यूमन, उनके जो आप कह लो उनके जो ग्रोथ के पैटर्न है, उनके जो सर्वाइवल है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको ये रेगुलेट करते हैं। मैंने कल आपको एग्जांपल दी थी कि जो वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो रेगुलेट करती है स्पीशीज किस तरह की होंगी किसी इलाके में। डेजर्ट की वेजिटेशन हो रहा है, जो एक्वेटिक बॉडीज हैं उनकी हो रहा है, जो टेरेस्ट्रियल जो खुश्की के इकोसिस्टम है उनकी वेजिटेशन और होती है। लाइकवाइज टेम्परेचर डिसाइड करता है कि मुल्तान में कौन से फल होंगे। खजूर हो सकती है, आम हो सकता है, आड़ू तो नहीं होता, एप्रिकॉट, पीच, प्लम, जो टेम्परेट फ्रूट्स हैं वो नहीं होते। तो टेम्परेचर का बड़ा की रोल रहेगा। एडिशनली जो आपकी लाइट के क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, फोटो पीरियड हैं, वो सारी चीज़ें जो है रेगुलेट जो है करेंगे। अच्छा, अब कंसेप्ट में हमने इसकी बात की, डिफरेंट जो हमारे कंसेप्ट हैं उसमें इकोलॉजिकल जो है वो स्ट्रेस जो है, स्ट्रेन जो है, ठीक है, स्ट्रेन में फिर इलास्टिक और प्लास्टिक स्ट्रेन जो है, फिर स्ट्रेस टॉलरेंस वर्सेस रेजिस्टेंस जो है, हार्डनिंग है, एक्लिमेशन है और अडाप्टेशन है। अच्छा, एक अहम चीज जो है वो ये रहेगी, अवॉइडेंस क्या होती है, किस चीज को अवॉइड करना। यस सर। तो अक्सर लोग जो हैं जो उनकी खास गुफ्तगू उसमें कहते हैं आप मुझे अवॉइड कर रहे हैं, तो वो आगे से ना करते नहीं, मैं नहीं कर रहा। तो अवॉइडेंस जो है स्ट्रेस को अवॉइड करना, यानी कि उसको उसका सामना ना करना, उसको कन्फ्रंट ना करना, ठीक है। अब अवॉइडेंस में जो अहम चीज है जो टॉलरेंस से मुख्तलिफ होगी, जब पौधे ने किसी चीज को टॉलरेट करना ना, बेयर करना है किसी चीज को, तो वहां पे उसकी एनर्जी इन्वॉल्व होगी। अवॉइडेंस में कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है, कोई प्लांट की एनर्जी इन्वॉल्व नहीं है अवॉइडेंस में, ठीक है। और अवॉइडेंस किस तरह होगी, वेरी शॉर्ट लाइफ साइकिल से हो सकती है। ड्राउट के या किसी स्ट्रेस के आने से पहले पहले अपना लाइफ साइकिल पूरा करो और मौका वारदात से आप कह लो कि वो फरार हासिल कर ले। या फिर क्या है कि वो डोरमेंट फार्म में रहे, उगे ही ना, वायबल सीड हो लेकिन कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो वो डोरमेंट फार्म में जो है वो रहे, ठीक है। अर्ली फ्लावरिंग जो है वो हो सकती है कि जब लेट इन द सीजन, जब टेम्परेचर राइज करता है, स्प्रिंग जो है वो समर में ट्रांसफॉर्म हो रही होती है, गर्मियाँ आने वाली होती है, तो उससे पहले पहले अपना लाइफ साइकिल जो अपने सीड जो है वो सेटिंग करे, अपनी फ्लावरिंग करे और हर को जाए, ठीक है। एक अहम चीज जो है ये है, अब स्ट्रेटजी क्या चीज होगी, स्ट्रेटजी की उर्दू आप क्या करते हैं, हिकमत अमली कहते हैं इसको। जी सर। अच्छा, अब स्ट्रेटजी क्या होगी, स्ट्रेस के हवाले से
जी जेनेटिकली प्रोग्राम्ड सीक्वेंस ऑफ रिस्पॉन्सेज है कि जीनियाती तौर पे कंट्रोल है कि अगर ये होगा वाटर की डेफिशिएंसी आएगी, तो जो डिहाइड्रेटिंग रूट्स हैं जो पानी की कमी का शिकार है वो परसीव करेंगी, उसके नतीजे में क्या होगा कि वो सिग्नलिंग करेंगी। वो जो सारा एक प्रोग्राम है कि ये चेन ऑफ रिएक्शन है, इफ दिस विल हैपन दिस विल बी द पार्टिकुलर आउटकम। तो वो है उस स्ट्रेटेजी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि जेनेटिकली प्रोग्राम्ड सीक्वेंस ऑफ रिस्पॉन्सेस दैट अ प्लांट विल यूज टू सर्वाइव इन अ पार्टिकुलर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो जो लोग गेम्स वगैरह वीडियो गेम वगैरह खेलते हैं देखें उसमें कि उसमें अगर एक स्टेज से जाए तो फिर नेक्स्ट ये है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप वो पार्टिकुलर स्टेज पार नहीं करते तो फिर उसमें तो वो सारे जो स्टेप वाइज प्रोग्रामिंग है जस्ट लाइक दैट कि अगर ये चीज़ होगी तो प्लांट का रिस्पॉन्स क्या होगा। ठीक है, वो जो रिस्पॉन्सेज हैं, ठीक है, वो मैनिफेस्ट होंगे प्लांट लेवल पे, लेकिन उनमें अल्टीमेटली जो चेंजेस आएंगी, जो उसका असल उसके प्रोसेस चल रहे होंगे वो सेल में, और सेल में फिर उनको जो न्यूक्लियस है जो रेगुलेट जो है वो कर रहा होगा। ठीक है, तो बाद दफ़ा जो है वो टिश्यू या आर्गन स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज भी जो है वो आएंगे। ठीक है, कि जहाँ पे वाटर की डेफिशिएंसी है, पानी की कमी है, प्लांट जो है वो अपनी ज़्यादा बायोमास प्रेफरेंशली कहाँ पे देंगे, रूट ग्रोथ को देंगे कि ज़्यादा गहराई तक रूट जाए कंपेयर टू जो अबव ग्राउंड बायोमास। कई दफ़ा ऐसे होगा कि अपना ट्रांसफरेशनल एरिया कम करने के लिए कई प्लांट्स ऐसे हैं जो अपने लीफ जो है वो शेड कर देते हैं। ठीक है, ताकि वाटर लॉस को मिनिमाइज किया जाए। तो इसको डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी तरह के कंसेप्ट जो है वो हम पढ़ेंगे इसमें। अच्छा, एक टर्म चलते चलते अभी मेरे मुंह से निकल गई, तो ये भी हमारे कोर्स में काफ़ी एंड तक जो है वो चलेगी। डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी, कई जगह आप इसको देखेंगे, इसको फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी भी। अच्छा, फिनोटाइप वर्सेस जीनोटाइप, ये आपके पास एक कंसेप्ट है ना। अब जी सर डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी फिजिकल अपीयरेंस प्लास्टिसिटी डेवलपमेंटल या फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी क्या होगी? एबिलिटी टू एडजस्ट ग्रोथ बिहेवियर इन रिस्पांस टू सप्लाई या अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज का। अब आप देखो कि अगर कई प्लांट्स ऐसे हैं खासकर डेजर्ट के, अगर तो बारिशें होती रहें, मॉइस्चर रहे, तो हो सकता है कि वो 90 दिन 60 दिन तक ग्रो करें। इन केस के बारिशें नहीं हुई, सिर्फ एक बारिश हुई है, वो जर्मिनेट करेंगे 30 से 40 दिन के अंदर फ्लावरिंग करके अपना लाइफ साइकिल। तो अगर तो मॉइस्चर अवेलेबल होगा वो अपना ग्रोथ पीरियड एक्सटेंड करते जाएंगे। लाइकवाइज आपका एक्सपीरियंस भी होगा कि अगर कोई क्रॉप जो है उसको स्ट्रेस आता है, पानी की कमी आती है, वो जल्दी फ्लावरिंग पे चले जाती है, थोड़ा बहुत बायोमास प्रोड्यूस करके वो अपना लाइफ साइकिल जो है वो खत्म करना चाहेगी। लाइकवाइज जो डिलेड प्लांटिंग है, अगर आप देखेंगे कि गंदम जो है वो नवंबर में लगती है, अप्रैल के एंड तक या मिड में वो हार्वेस्ट हो जाता है। ऐसा तो नहीं होता कि जो आप जनवरी की लगाते हैं वो आगे मई या जून तक चले जाए। तो कुछ जगह पे हमें डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी जो है वो प्लांट दिखाते हैं कि अपने आप को, अपनी जो ग्रोथ बिहेवियर है उसको वो एडजस्ट करते हैं विद रिस्पॉन्स टू सप्लाई या अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रोथ रिसोर्सेज। तो ये भी बड़ा अहम उसमें फीचर है, खासकर जो डेजर्ट प्लांट्स हैं, ठीक है, जो एफिमेरल्स हैं, ठीक है, उनमें ये फीचर जो है हमें मिलता है। ठीक है, अच्छा, अब आज की चीज़ें मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूँ। इन्वायरमेंट की बात हुई, इकोलॉजिकल नीड्स की बात हुई, स्ट्रेस की बात हुई, स्ट्रेन की हुई। स्ट्रेन को फिर हमने कहा कि ये इलास्टिक या प्लास्टिक स्ट्रेन जो है ये हो सकते हैं। अच्छा जी, आपका क्लास का भी 3 मिनट रह गए। ये मैंने आपको अटेंडेंस पासवर्ड जो है वो मैसेज जो है वो कर दिया सूम पे। ठीक है।
तो जो बाकी हमारे 10 मिनट्स बचे हैं उसके लिए इसी लिंक से क्लिक कीजिएगा, तो हम इंशाल्लाह बात को आगे जो है वो बढ़ाना चाहेंगे। अच्छा, ये कुछ चीज़ें वो हैं जो मैंने एलेबोरेट की, कुछ आप कह लो कि उनका जो टेक्स्ट है जो आपको पढ़ने के हवाले से, क्योंकि बात का मेरे कहने में और आपके लिखने में हो सकता है कुछ गैप आए, तो ये आपके 2 पेजेस जो कंसेप्ट हैं इसके, इन चीज़ों के, प्लस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनकी बैक पे मैंने हाथ से लिखी हैं, मैं स्कैन करके आपको वो भी भेज दूंगा, ये नोट्स भी दे दूंगा, ठीक है। प्लस इफ समवन इंटरेस्टेड, ऑल दो कि वही चीज़ें जो मैंने बोली हैं मैंने जस्ट टाइपिंग ही की है, ठीक है, उन चीज़ों की ये समझ लो कि वाइट बोर्ड ही है। बाकी ये है कि बनी बनाई पावर पॉइंट जो है वो मैं लाइक नहीं करता, तो हम अपनी टाइपिंग करके इसको जो है चलिए। अच्छा, अब यहाँ तक जो है एक चीज़, मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके साथ जो है वो आएगा। अच्छा जी, ऑप्टिमल लेवल जो है किसी भी चीज़ का, सब ऑप्टिमल को भूल जाओ, ऑप्टिमल लेवल, क्या ऑप्टिमल लेवल टेम्परेचर का, मॉइस्चर का थ्रू आउट द प्लांट ग्रोथ साइकिल वो ऑप्टिमल ही रहेगा या उसमें भी वेरिएशन आएगी? वेरिएशन आएंगी सर, अगर लेट्स सपोज रेनफॉल होती है तो मॉइस्चर कंटेंट तो चेंज होगा ना एयर में, और टेम्परेचर पे भी इफेक्ट होगा सर। जो ऑप्टिमल लेवल है किसी भी, खासकर चलो टेम्परेचर की बात करें, वो एज द प्लांट प्रोसीड इन लाइफ साइकिल वो चेंज हो सकता है। जो जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर है हो सकता है वो किलिंग वगैरह के लिए ना हो, ठीक है। लाइकवाइज फ्लावरिंग पे हो सकता है प्लांट के टेम्परेचर की। तो जो ऑप्टिमल लिमिट होगी वो प्लांट की स्पीशीज, मेरे कहने की बात, मेरी बात समझ कि जो ऑप्टिमल लिमिट्स हैं किसी भी फैक्टर की, दे विल वेरी विद स्पीशीज, वो स्पीशीज स्पेसिफिक होंगी। विद इन स्पीशीज वो उसकी जो पार्टिकुलर ग्रोथ स्टेज है, ठीक है, उस पे भी वेरी करेंगी, यानी कि वो कॉमन नहीं रहेगी थ्रू आउट द ग्रोथ पीरियड, ठीक है। 20 से 25 जो है वो थ्रू आउट द प्लांट साइकिल जो है फेवरेबल टेम्परेचर नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छा, अब जो स्ट्रेन है, एक अहम चीज, स्ट्रेन क्या चीज थी? रिडक्शन इन प्लांट ग्रोथ एंड फंक्शन। अब ये किस पे डिपेंड करेगा? जो मैग्नीट्यूड है स्ट्रेन की, कितनी रिडक्शन हो रही है, वो किस चीज पे डिपेंड करेगी? पहली चीज, टाइप ऑफ स्ट्रेस, कौन सा स्ट्रेस है? ड्राउट है, हाई टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर